हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, मध्य प्रदेश व्यापम की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 25 नवंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है मध्य प्रदेश व्यापम का स्टाफ नर्स के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग हमने आपके लिए एमसीक्यू सेशन चलाए जा रहे हैं। अभी तक हमने आपके लिए 17 क्लासेस कंडक्ट करवा दिए हैं। यदि अभी किसी भी साथियों ने क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइएगा और यूट्यूब पे आपको सारी क्लास देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके मध्य प्रदेश व्यापम के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसमें आपको प्रीवियसली ईयर के क्वेश्चन पेपर भी हमने सोल्व करवाए हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज का हमारा क्लास आपको 18 नंबर का क्लास देखने को मिलेगा। तो यदि अभी तक किसी भी साथियों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आपको वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ, क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हुआ और वैकेंसी रिलेटेड किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाता है। तो प्लीज़ जाइएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं हम आज का हमारा क्लास क्या रहने वाला है, कौन कौन से एमसीक्यू हमने आपके लिए प्रिपरेशन किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे एमसीक्यू की ओर। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हमारे एमसीक्यू सेशन पे और तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है, तो पढ़िएगा अच्छे से। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हुए हैं, तो रीड आउट करिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, व्हाट इज़ द नॉर्मल SCT वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। SCT वैल्यू को क्या बोलते हैं, ह्यूमन वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी को क्या बोला जाता है। हीमोक्रेटिक वैल्यू जो आपने सुन के रखा होगा, जो हमारा हीमोग्लोबिन और हीमोक्रेटिक वैल्यू होता है, उसी का पूछा गया है यहाँ पे कि उसका जो नॉर्मल लेवल है वो आपको क्या देखने को मिलता है। क्या नॉर्मल लेवल आपको 42 से 52 देखने को मिलेगा क्या, या फिर आपको 37 से 47 देखने को मिलेगा क्या, या 55 से 57 देखने को मिलेगा क्या, या वही बात करूँ मैं आपसे तो 40 to 50 देखने को मिलेगा। तो व्हाट इज़ राइट आंसर। तो सो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलता है वो क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन का यदि बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो राइट आंसर यहाँ पे बनने वाला है वो राइट आंसर आपको 37 से तो 47 आपको देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन का मैं बात कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। इसका जो नॉर्मल सा वैल्यू, एक एवरेज वैल्यू हम मान के चलते हैं। जो एवरेज वैल्यू अपन मान के चलते हैं, इसमें 42 से लेके तो 44 अपन एक एवरेज वैल्यू परसेंटेज में आपको निकल के आता है, ठीक है। उसका जो राइट आंसर वो रहता है। बट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का यदि बात करते हैं और अकॉर्डिंग टू हम ऑप्शन पे जाते हैं तो हमें एक नियर वैल्यू को देखना होता है कि हमारे ऑप्शन में नियर वैल्यू क्या होता है। यही एक एमसीक्यू सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, तो लिखा हुआ है हाउ मच ब्लड लॉस इन वेजाइनल डिलीवरी। मतलब आप बोल सकते हो कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना ब्लड लॉस होता है। तो यहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, क्या 500 ml ब्लड आपका लॉस होता है, या 200 ml ब्लड लॉस होता है, या 1000 ml ब्लड लॉस होता है, या 1500 ml ब्लड लॉस होता है। तो बताइए क्या राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग रहने वाला है, पुटअप करिएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे नॉर्मल डिलीवरी का पूछा है, ठीक है। कि कौन सा पूछा है, नॉर्मल डिलीवरी का ब्लड लॉस पूछा गया हुआ है, ओके। तो जो 500 है वो आपके लिए राइट आंसर रहने वाला है क्या, या 200 ml रहने वाला है क्या, या 1000 ml है, या 115 ml। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इसमें आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, वो हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी का। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, हमारा जो ब्लड लॉस होता है वो आपको 500 ml देखने को मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करें साथियों, तो यदि और भी ऑप्शन का यदि बात करूं मैं, तो यहाँ पे आपको जो 100 ml दिखा रहा है, कौन सा दिखा रहा है, 100 ml। तो यदि हम 100 ml का बात करें तो 100 ml हमें जो हम सी सेक्शन करते हैं, क्या करते हैं, सी सेक्शन करते हैं, मतलब सिजेरियन सेक्शन करते हैं। यू नो ऑल अबाउट सिजेरियन सेक्शन। एनी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है जब बच्चे का प्रेजेंटेशन सही नहीं होता है, कोड प्रोलैप्स हो जाता है, या बच्चा या माँ का जो
क्या बोलते हैं, पेल्विक जो होता है वो गायनेकोइड पेल्विक नहीं होता है, फेवरेबल पेल्विक नहीं देखने को मिलता है, एचएल प्रोमिनेंट वगैरह सब प्रोमिनेंट हो रखा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं होता है। उन दैट कंडीशन बी गो टू फर्दर सिजेरियन सेक्शन। तो सिजेरियन सेक्शन में यदि आपको 100 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, सॉरी 100 नहीं 1000 ml ब्लड लॉस हो रहा है, तो वी कैन से इट इज़ कंसिडर इन द सेजेरियन सेक्शन वेजाइनल डिलीवरी। ओके फ्रेंड्स, अब मूव ऑन करते हैं यहाँ पे कि 1500 ml ब्लड किस में आपको देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो 1500 ml ब्लड है आपको, या आपने सुन के रखा होगा कि जब हम हिस्टेक्टोमी करते हैं, हिस्टेक्टोमी, तो जब यदि हम हिस्टेक्टोमी पूरा कंप्लीटली कर देंगे तो वहाँ से आपको 1500 ml के ब्लड के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी कंडीशन आपको किस में देखने को मिलती है, तो ये सारी ही कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ पीपीएच में देखने को मिलती है। ठीक है, पीपीएच आपने सुन के रखा होगा कि पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। जो फ्रेंड्स पोस्टपार्टम हमारा हेमरेज होता है वो मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है आफ्टर द डिलीवरी के बाद। जब भी लेडीज़ का कभी कभी डेथ हो जाता है तो वो पोस्टपार्टम हेमरेज की वजह से लेडी का बहुत कॉमन होता है, कि जिसकी वजह से लेडीज़ का डेथ आपको देखने को मिलता है। तो वी शुड बी नो अबाउट द पीपीएच क्या होता है और हमको कैसे इसको मैनेज करना होता है, तो ये एक नर्सिंग ऑफिसर्स को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाला है, आपसे डिलीवरी और आपसे पीपीएच मैनेजमेंट के क्वेश्चन आने वाले अपकमिंग 25 नवंबर के एग्जाम में पूछे ही जाने वाले हैं। आप सिलेबस उठा के देख लीजिएगा, उसमें मैनेजमेंट ऑफ द लेबर से लेके तो मैनेजमेंट ऑफ द लेबर, मैनेजमेंट ऑफ द एपीएच, मैनेजमेंट ऑफ द पीपीएच, ये पूछा जाने वाला है। तो प्लीज़ अच्छे से रीड आउट करिएगा। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, ब्लड लॉस विथिन 20 आवर्स ऑफ द बर्थ इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप हुआ है, ब्लड लॉस विथिन 20 आवर्स ऑफ द बर्थ इज़ कॉल्ड एज। यहाँ पे पूछा गया हुआ है कि जो 20 आवर्स में ब्लड आपका लॉस होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, तो वो किसकी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, उसे क्या बोला जाता है। क्या हम उसको प्राइमरी पीपीएच बोलते हैं, क्या हम उसको सेकेंडरी पीपीएच बोल दें, क्या हम उसको लेट पीपीएच बोल दें, या हम उसको डिले पीपीएच बोल दें। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो जो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा, यदि मैं बात करूं, ये कंडीशन भी आपको पीपीएच में रिलेटेड है। ठीक है, किस में है, पीपीएच में रिलेटेड है। बात कर रहे हैं यदि हम 24 आवर्स का यदि बात करते हैं, तो 24 आवर्स में यदि आपको पीपीएच देखने को मिलता है, तो साथियों जो प्राइमरी पीपीएच की कंसिडर किया जाता है, प्राइमरी पीपीएच में ही कंसिडर किया जाता है यदि 24 आवर्स के बीच में आपको देखने को मिलता है। आफ्टर 24 आवर्स यदि आपको पीपीएच या ब्लड देखने को मिलता है, तो आप उसको लेट पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच या डिले पीपीएच की कंडीशन में रख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है, ओबीजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। अकॉर्डिंग टू हमारा जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो पीपीएच देखने को मिलेगा, प्राइमरी पीपीएच आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एड ऑन करना चाहता हूँ कि जो हमारा पीपीएच होता है, वो कब से हम कंसिडर करते हैं, तो पीपीएच जब से कंसिडर करते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेज इसमें हम कंसिडर नहीं करते हैं। याद रखिएगा, जो लेबर का हमारा फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज होता है हम उसमें कंसिडर पीपीएच को नहीं करते, हम करते हैं थर्ड स्टेज से, जब हमारा प्लासेंटा का बेबी का डिलीवरी हो जाता है और प्लासेंटा का सेपरेशन होने लगता है, तो तब से हम क्या करते हैं कि पीपीएच को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड जो स्टेप होता है साथियों, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप होता है साथियों, वो हम एपीएच की कंडीशन में कंसिडर करते हैं। एपीएच का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज और पीपीएच का मतलब होता है पोस्टपार्टम हेमरेज। मतलब एपीएच मतलब होता है कि बिफोर द डिलीवरी और पीपीएच का मतलब होता है आफ्टर द डिलीवरी। तो ये चीज़ें आपको समझना है और ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है साथियों, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ द प्राइमरी पीपीएच इन प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ से आप पीपीएच के रिगार्डिंग आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ से पूछा गया हुआ कि व्हाट इज़ द कोर्स ऑफ द प्राइमरी पीपीएच इन प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर डिलीवरी। तो यहाँ से पूछा गया हुआ है कि आपसे प्राइमरी कोर्स क्या है पीपीएच का आफ्टर द डिलीवरी। क्या हम बोल सकते हैं कि एटोनिक यूट्रस हो जाता है, उसको पीपीएच बोलते हैं। एटोनिक यूट्रस आपको पता होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है वो सब इन्वोल्यूशन की कंडीशन में नहीं होता है, बेक रिवर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का मसल और
तो इसका क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है। क्या वो होता है क्या, या एनी ट्रॉमा होता है क्या, ट्रॉमेटिक कंडीशन हो जाती है, जैसे हम कुछ भी डिलीवरी करते समय कुछ भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन आपको देखने को मिलता है क्या, या रेटेन टिश्यू होता है, या हमारा रेटेन टिश्यू मतलब कि जो हमारा प्लेसेंटा है या उसका कुछ रिटेन पार्ट हमारे यूट्रस में प्रेजेंट हो चुका है, तो जिसकी वजह से क्या आपको ब्लीडिंग देखने को मिलता है क्या, या फिर बात करूँ मैं ऑल ऑफ द अबोव। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, आप बताइएगा। ये हमारा प्लेसेंटा हो गया। यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी एटोनिक यूट्रस हो जाता है, या ट्रॉमा की वजह से हो जाता है, या रिटेन हो जाता है जो हमारा प्लेसेंटा होता है कि उसका कुछ पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से देखने को मिलता है क्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे जो सारे ही राइट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। मतलब एटोनिक यूट्रस की वजह से भी होता है, राइट, बिल्कुल एटोनिक यूट्रस की वजह से आपको पीपीएच कंडीशन देखने को मिलता है। ट्रोमा हो गया है तो भी आपको ज़रूर पीपीएच देखने को मिलेगा। रिटेन टिश्यू है तो भी आपको पीपीएच की कंडीशन देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि पीपीएच का क्या राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग प्रेसिपिटेट लेबर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द प्रेसिपिटेट लेबर। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब क्या है, विल यू नो अबाउट प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब क्या होता है कि वह लेबर जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज जिसका होता है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज जिसका होता है वो एक साथ हो जाता है। मतलब एक साथ हो जाता है मतलब बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं कि हम कब बोल सकते हैं, क्लिनिकल डेफिनेशन का यदि मैं बात करूं तो हम कब उसको बोल सकते हैं। क्या लेस देन 2 आवर होता है तो हम उसको क्या प्रेसिपिटेट लेबर की कंडीशन में कंसिडर करते हैं क्या फ्रेंड्स, या लेस देन 4 आवर की कंडीशन में कंसिडर करते हैं क्या, मोर देन 2 आवर्स की कंडीशन में कंसिडर करते हैं क्या, या मोर देन 6 आवर की कंडीशन में कंसिडर करते हैं क्या। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, पुटअप करिएगा। जो राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है लेस देन क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, यदि बात करूँ मैं जो पीपीएच हमारा होता है अंडर प्रेसिपिटेट लेबर होता है वो किसकी वजह से देखने को मिलता है, तो प्रेसिपिटेट जो लेबर है हमारा लेस देन 2 आवर हो जाता है। मतलब लेस देन 2 आवर की कंडीशन में ही आपको पीपीएच देखने को मिल जाता है। अब प्रेसिपिटेट लेबर आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कहने वाली बात है कि जैसे ही लेडी आपका लेबर रूम में आती है तो जो उसका लेबर कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका 2 आवर में ये क्या होता है कि लेबर आपका कंप्लीट हो जाता है। वहाँ पे आपका क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज होती है वहाँ पे सर्विक्स डायलेटेशन और प्लेसमेंट वगैरह होता है वो बहुत जल्दी और क्विकली देखने को मिल जाता है। और जो प्रोसेस होता है हमारा लेबर का वो 2 आवर के बीच में ही पूरा कंप्लीट आपको देखने को मिल जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसको प्रेसिपिटेट लेबर बोला जाता है। भाई यदि अदर ऑप्शन का बात करूँ मैं कि मोर देन 6 आवर या मोर देन 6 to 8 आवर होता है हमारा, तो इससे यदि लेट हो रहा है हमारा पीपीएच, इससे भी और भी ज़्यादा लेट हो रहा है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोला जा सकता है। प्रोलॉन्ग्ड लेबर का मतलब होता है कि लेबर होने में बहुत ज़्यादा समय ले रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोलॉन्ग्ड लेबर बोला जाता है। लेबर के रिगार्डिंग यदि क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुआ है तो मैं कुछ और एड ऑन करना चाहूँगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लेस देन 2 आवर होता है, तो लेस देन 2 आवर इसलिए होता है कि जो इसमें क्या कैसे होता है कि जो हमारा प्राइमरी कैपिलरी रहता है जिसका क्या रहता है 1 सेंटीमीटर पर हावरली, यहाँ पे क्या होता है आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, सर्विक्स डायलेटेशन वगैरह देखने को मिलता है। वही बात करूँ मैं कि यदि आपका प्राइमरी कैपिलरी है या मल्टी कैपिलरी है तो आपका 1.5 सेंटीमीटर आपको पर हावरली सेंटीमीटर क्या होगा डायलेटेशन देखने को मिलेगा। इससे भी और भी मोर सीवियर कंडीशन हो सकता है प्रेसिपिटेट लेबर में, ठीक है। और वही बात करूँ मैं प्रोलॉन्ग्ड लेबर का, तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर में ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है और भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, और भी डिले हो जाता है और भी धीरे धीरे आपका लेबर और सर्विस का डायलेटेशन आपको देखने को मिलता है। अब कुछ साथियों को यदि लेबर का समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको वो चीज़ एड ऑन करना चाहता हूँ कि हमारा लेबर की कितनी स्टेजेस आपको देखने को मिलती है। तो हमारे लेबर में आपको 4 स्टेजेस देखने को मिलती है। कितना स्टेजेस देखने को मिलता है साथियों, तो 4 स्टेज का लेबर हमारा देखने को मिलता है। सबसे जो पहला स्टेज होता है जिसमें क्या स्टेज 1 बोला जाता है, कि क्या बोला जाता है उसको, स्टेज फर्स्ट बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका सर्विक्स डायलेटेशन होता है, ठीक है।
क्या होता है, इसमें आपका सर्विक्स डायलेटेशन होता है। इसमें आपको अलग अलग फेज़ देखने को मिल जाती है, लेटेंट फेज़ देखने को मिल जाती है, एक्टिव फेज़ देखने को मिल जाती है। वो सारी चीज़ें कंडीशन आपको फर्स्ट स्टेज में अपन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सर्विक्स का आपका कंप्लीट डायलेटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, डायलिटेशन होगा सर, डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स आपको फर्स्ट स्टेज में देखने को मिलता है। अब भाई बात करूँ मैं, सेकंड स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है आपका, सेकंड स्टेज में होता है कंप्लीट डायलिटेशन से तो लेके तो एक्सपेल आउट ऑफ द बेबी। ठीक है, क्या होता है, एक्सपेल आउट ऑफ द बेबी। सेकेंड जो स्टेज होता है उसमें क्या होता है, आपका कंप्लीट सर्विक्स जो डायलिटेशन हो जाता है, मतलब 10 सेंटीमीटर का डायलिटेशन हो जाता है, तो उससे लेके तो बेबी का जो एक्सपेल आउट होता है, जो हमारा फिटस एक्सपेल आउट होता है, उसको कंसीडर करते हैं हम सेकंड स्टेज में। अब थर्ड स्टेज का यदि बात करूँ, और सेकंड स्टेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि सेकंड स्टेज में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, साथियों, सेकंड स्टेज में आपको देखने को मिलेगा हम जो एपिसियोटोमी करते हैं। एपिसियोटोमी आपने सुन के रखा होगा कि हम एपिसियोटोमी कहाँ करते हैं। तो एपिसियोटोमी हम करते हैं जैसे ही यहाँ पे लोअर साइड वो रहता है हमारा, क्या रहता है, एपिसोडोमी कहाँ करते हैं हम, जो एपिसोडोमी होता है हम वो सेकंड स्टेज में करते हैं। मतलब एक चीरा लगाते हैं, हिंदी लैंग्वेज में बताऊँ तो हम एक चीरा लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि बेबी को बाहर आने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वो ईजिली क्या होता है कि ईजिली पास हो जाता है, आपके बर्थ कैनाल के थ्रू ईजिली क्या होता है, पास हो जाता है। तो हम जो इसमें एपिसोडोमी होता है वो हम कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, एपिसोडोमी यहाँ पे पुटअप करते हैं, एपिसोडोमी करते हैं। और मोस्ट कॉमन जो एपिसोडोमी आपसे पूछा जाता है तो मीडियोलेटरल एपिसोडोमी रहता है, याद कर लीजिएगा। मीडियोलेटरल एपिसोडोमी मोस्ट कॉमन एपिसोडोमी का हम सीजर या इंसीजन यहाँ पे पुटअप करते हैं। अब जैसे ये हमारा वेजाइना हो गया, यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे एक इंसिजन साइड में आप उसको पुट कर देंगे, तो उसी को हम बोलते हैं एपिसोडोमी बोला जाता है, ताकि बच्चे को पास होने में और ज़्यादा उसको और पासेस मिल पाए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड स्टेज में आता है। अब बात करूँ मैं थर्ड स्टेज का, तो थर्ड स्टेज है आपका जिसमें क्या होता है कि आपका प्लेसेंटा एक्सपेल आउट होता है। इसको हम थर्ड स्टेज भी बोल सकते हैं, इसको हम प्लेसेंटल स्टेज भी बोला जा सकता है, और इसको हम बोल सकते हैं आफ्टर प्लेसेंटल स्टेज भी इसको बोला जाता है। तो 3-4 नामों से जो सेकंड थर्ड स्टेज को हम बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है, तो सबसे पहले इसको बोला जाता है थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर बोला जा सकता है, प्लेसेंटल स्टेज बोला जा सकता है, या आफ्टर बर्थ स्टेज भी इसको बोला जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आफ्टर बर्थ स्टेज कौन सा रहता है, तो आपको आफ्टर बर्थ स्टेज या थर्ड स्टेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आफ्टर बर्थ स्टेज कौन सा रहने वाला है, तो आफ्टर बर्थ स्टेज आपको सेकेंड स्टेज देखने को, थर्ड स्टेज देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा प्लेसेंटा बाहर आउट आ जाता है। अब बात करें फोर्थ वन स्टेज का, तो फोर्थ वन स्टेज क्या देखने को मिलता है, तो जो फोर्थ स्टेज होता है वो आपका क्या देखने को मिलता है, तो फोर्थ स्टेज का यदि बात करूँ तो हम उसको ऑब्जर्वेशनल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन स्टेज फोर्थ स्टेज आपको देखने को मिलता है। ये 4 स्टेज की वजह से क्या होता है, आपका लेबर यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि 4 स्टेज की वजह से क्या होता है, आपका लेबर यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिल जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट था साथियों, बताना लेबर से रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लेबर के रिगार्डिंग कुछ एड ऑन किया है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या रहने वाला है, पढ़िएगा। अ प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर अ डिलीवरी हर ब्लड लॉस अराउंड फुल किडनी ट्रे, हाउ कैन बी असेस द हाउ मच ब्लड लॉस। तो यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी का एक ब्लड लॉस इतना हुआ कि वो एक किडनी के बराबर हो गया है, तो हम उसको कैसे पता लगाएंगे कि उसका ब्लड लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो यदि बात करूं मैं 30 ml हो गया है, तो क्या हम साथियों बोल सकते हैं कि इसका जो किडनी के बराबर हुआ है, या 120 ml हुआ है तो किडनी ट्रे के बराबर हुआ है, या 300 से 500 ml हुआ है तो किडनी ट्रे के बराबर हुआ है, या 500 ml हुआ है तो किडनी ट्रे के अकॉर्डिंग हुआ है। तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, यदि मैं राइट आंसर आपके लिए बात करूँ तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा साथियों, तो राइट आंसर आपके लिए रहने वाला है, तो राइट आंसर इसमें आपको 500 ml राइट आंसर साथियों देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना देखने को मिलेगा, तो एक 500 ml जो ब्लड लॉस होता है वो हमारी किडनी ट्रे के अकॉर्डिंग वो किडनी ट्रे के बराबर होता है। कितने होता है कि किडनी ट्रे के बराबर आपको 500 ml ब्लड लॉस आपको लेडीज़ में देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। 30 ml वगैरह होता है कि जो आपका पेड आता है ना, एक पेड कितना सोख लेता है उसके बराबर 30 ml आपको देखने को
मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। कभी कभी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना अमाउंट में ब्लड लॉस आपको देखने को मिल रहा है। मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला, व्हाट इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम ऑफ द प्रीमेच्योर न्यूनेट्स। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। चाइल्ड हेल्थ एंड नर्सिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन हमारा रहने वाला है। पूछा गया हो कि व्हाट इज द एवरेज ब्लड वॉल्यूम ऑफ द प्रीमेच्योर न्यूनेट्स। तो प्रीमेच्योर जो न्यूनेट्स है उसका एवरेज ब्लड वॉल्यूम आपको क्या देखने को मिलता है। तो क्या उसका 95 ml पर kg आपको देखने को मिलेगा क्या दो साथियों, या 85 ml के मिलेगा क्या देखिए, 75 ml देखने को मिलेगा क्या साथियों, या 65 ml पर kg आपका ब्लड वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा क्या। तो व्हाट इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू यू। तो साथियों जो व्हाट इज द एवरेज है आपका ब्लड वॉल्यूम होता है वो एक प्रीमेच्योर न्यूनेट्स में कितना देखने को मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको, जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा साथियों इसमें जो आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, 85 है, 75 ml है, या 65 ml ब्लड आपका देखने को मिलेगा ब्लड वॉल्यूम। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें आपको जो 95 ml kg जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, प्रीमेच्योर का राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, प्रीमेच्योर जो हमारा न्यूनेट्स होता है उसका जो राइट आंसर आपका ब्लड वॉल्यूम होता है वो 95 ml पर kg आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है, 95 ml पर kg आपको देखने को मिलता है। वही बात करूँ मैं 85 या 80 to 85 आपका जो रहता है वो आपका इन्फेंट का रहता है। ठीक है, किसका रहता है, इन्फेंट का रहता है। और 75 ml जो रहता है वो आपके एक अडल्ट मेल का रहता है। किसका रहता है, अडल्ट मेल का रहता है। वही बात करूँ मैं 65 जो ml है वो आपका एक फीमेल अडल्ट का यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सभी सीरियल वाइज से आपको ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे पुटअप किए हुए हैं। आपको आई होगा ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी कि क्या आपका ब्लड वॉल्यूम रहता है। एक अडल्ट का भी यहाँ पे हमने पुट कर दिया है, और भाई बात करूँ मैं एक फ़ीमेल का भी अडल्ट का हमने पुट कर दिया है। तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहने वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन गिवन टू पीपीएच मैनेजमेंट। तो हम यदि पीपीएच हो जाता है तो कौन सा मेडिसिन होता है जो कि हम पीपीएच के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो पढ़िएगा क्वेश्चन क्या, ऑक्सीटोसिन देते हैं क्या, क्या प्रोटीन पंप इनहिबिटर देते हैं क्या, मेटफॉर्मिन देते हैं क्या, एम्पिसिलिन देते हैं क्या। तो जो राइट बना हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा रहने वाला है। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है हम ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करते हैं टू पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि और मेटफॉर्मिन वगैरह क्या होता है कि ये डायबिटिक पेशेंट को हम देते हैं। ठीक है, बात करें और यदि एम्पिसिलिन होता है हम एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करते हैं, और प्रोटोन पंप इनहिबिटर होता है आपका रिलेटेड टू स्टोमक या रिलेटेड टू एब्डोमिनल कंडीशन और जीआई की कंडीशन के लिए, एसिडिटी वगैरह के लिए हम देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हु डिस्कवर द RH फैक्टर। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया हुआ है कि RH फैक्टर कौन सा रहने वाला है। तो RH फैक्टर होता है क्या, उसको किसने डिस्कवर किया था, लैंड स्टेनर ने डिस्कवर किया था क्या रॉबर्ट हुक ने किया था क्या, एंटोनी बेन ल्यूक होनलेक ने किया था क्या, या बात करूँ डॉक्टर बेंजामिन रस ने किया था। जो RH फैक्टर को डिस्कवर करने वाले कौन थे, तो RH फैक्टर को डिस्कवर करने वाले लैंड स्टेनर थे। क्या थे, लैंड स्टेनर। इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। रॉबर्ट हुक किसे बोला जाता है, तो रॉबर्ट हुक को हम बोलते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी इनको बोला जा सकता है। ठीक है, क्या बोला जा सकता है, तो फादर ऑफ द साइटोलॉजी इन्हें बोला जा सकता है। एंटोनी बेन ह्यूनलॉक को किसे बोला जाता है, तो फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप इनको बोला जा सकता है। माइक्रोस्कोप बोला जा सकता है, फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंटोनी बेन ह्यूनलॉक को बोला जाता है। और जो डॉक्टर बेंजामिन रस होता है उसको क्या बोला जाता है, तो फादर ऑफ द साइकेट्रिक भी बोला जाता है। अमेरिकन साइकेट्रिक भी बेंजामिन रस को बोला जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसको क्या बोला जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो फादर ऑफ द मॉडर्न इसको साइकेट्रिक बोला जाता है। फादर ऑफ
यहाँ पे लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, बट आप सुनने पे ज़्यादा गौर करिएगा कि फादर ऑफ किसे बोला जाता है। मॉडर्न साइकेट्रिक फादर ऑफ द बेंजामिन रस्क को बोला जाता है। फादर ऑफ द माइक्रोस्कोप किसे बोला जाता है, तो एंटनी वेन ल्यूक होनलेक को बोला जाता है। इसे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर भी बोला जाता है। रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी बोला जाता है फादर ऑफ द। और बात करो लैंड स्टीनर को RH फैक्टर का यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का साथियों। व्हाट इज़ द नॉर्मल टाइम रिमूव आउट ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ। यहाँ पे पूछा गया हो कि एक नॉर्मल टाइम है, एक नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, तो वो कितने टाइम में उसका जो प्लेसेंटा है वो यहाँ पे रिमूव आउट हो जाएगा। तो क्या 30 ml में आपका प्लेसेंटा रिमूव हो जाना चाहिए क्या? 15 मिनट में आपका प्लेसेंटा रिमूव हो जाना चाहिए क्या? या 15 मिनट क्या बोला है 50 मिनट में आपका हो जाना चाहिए क्या? या 40 मिनट में आपका प्लेसेंटा रिमूव आउट हो जाना चाहिए क्या? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मैं बात करूँ तो आपका जो राइट आंसर है साथियों 30 मिनट्स यहाँ पे रहने वाला है। कितना रहने वाला है? तो 30 मिनट आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो 15 मिनट का यहाँ पे बात हो गया। देन बात करें हम और क्या क्या रहने वाला है। 15 मिनट रह गया। 15 मिनट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो अकॉर्डिंग टू WHO रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO यहाँ पे मेंशन किया है कि अकॉर्डिंग टू WHO यहाँ पे 15 मिनट राइट आंसर रहने वाला है। बट हम क्लिनिकल डेफिनेशन का यदि बात करें, प्रैक्टिस का बात करें, तो 15 मिनट आपका राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा हुआ है कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हम सभी कंडीशन में दे सकते हैं बट किसी एक कंडीशन को छोड़ के। तो क्या हम पोस्ट मैच्योरिटी के लिए ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं क्या? या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी है तो भी ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं क्या? या फिर इंटर यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रखा है तो दे सकते हैं क्या? या फिर बात करूँ एंटीपार्टम हेमरेज है तो भी हम क्या ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं क्या? तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर आपके लिए क्या देखने को मिलेगा? तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल एक्सेप्ट। तो यदि ऑक्सीटोसिन हमारा किसकी वजह से हम दे सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हम दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करूँ मैं, हम पोस्ट मैच्योरिटी में ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी है तो भी हम ऑक्सीटोसिन यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। इंटर यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो रखा है तो भी हम ऑक्सीटोसिन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। या एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है तो हम ऑक्सीटोसिन नहीं दे सकते। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसको मैं आपका राइट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, जो एंटीपार्टम हेमरेज होता है उसमें हम ऑक्सीटोसिन नहीं देते हैं। ठीक है, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। मिथार्जिन इंजेक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे पूछा गया हुआ है आपसे, 1 मिनट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया था फ्रेंड्स। जो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन है हम सभी में दे सकते हैं किसी एक कंडीशन को छोड़ के। तो राइट आंसर आपका यही रहने वाला है। और मिथार्जिन इंजेक्शन कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे पूछा गया होता सस्पेक्टेड प्यूरल इफ्यूजन में दे सकते हैं क्या? सीवियर प्री एक्लेम्सिया में दे सकते हैं क्या? या फिर RH नेगेटिव मदर है तो दे सकते हैं क्या? या प्रिवेंट एटोनिक यूट्रस ब्लीडिंग हो रखा है तो हम क्या कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है उसमें नहीं दे सकते हैं क्या? तो जो इसका राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है फ्रेंड्स, बताइएगा कि राइट आंसर आपके लिए क्या रहने वाला है। तो जो मिथार्जिन होता है इंजेक्शन कंट्राइंडिकेशन होता है किसमें नहीं दिया जा सकता है। मतलब 3 तो ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हम कंट्राइंडिकेशन करते हैं, बट एक किसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक क्या मिथार्जिन हम दे सकते हैं। तो यहाँ मिथार्जिन किस में हम दे सकते हैं, तो प्रिवेंट एटोनिक यूट्रस ब्लीडिंग में हम मिथार्जिन को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। सीवियर प्री एक्लेम्सिया में दे सकते हैं क्या? सस्पेक्टेड प्यूरल इफ्यूजन में दे सकते हैं क्या? RH नेगेटिव मदर है तो भी हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है आपसे कि मिथार्जिन इंजेक्शन है कि वो 3 कंडीशन ऐसी होती है कि जिसमें हम नहीं दे सकते और एक कंडीशन में हम दे सकते हैं। भाई यहाँ पे पूछा गया था। जो इसका राइट आंसर आपको प्रिवेंट एटोनिक यूट्रस आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी किसे कहा जाता है? वेरी गुड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हुआ है। फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो जॉन स्नो को बोलेंगे क्या? हिपोक्रेट्स को बोलेंगे क्या? कोलेरा को बोलेंगे क्या? या चरक को बोलेंगे क्या? तो जो राइट आंसर हमारा यहाँ पे बनने वाला है, राइट आंसर तो हमारा जॉन स्नो रहने वाला है। इसको बोला जाता है फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट बोला जाता है। हिपोक्रेट्स को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द
मेडिसिन बोला जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट को बोला जाता है। कोलेरा को क्या बोला जाता है? तो कोलेरा को साथियों फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ बोला जाता है। फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कोलेरा को बोला जाता है। वो चरक को क्या बोला जाता है? तो चरक को फादर ऑफ द क्या बोला जाता है? चरक को क्या बोला जाता है? तो फादर ऑफ द इंडियन मेडिसिन या कुछ ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो जो फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडर्मोलॉजी किसे बोला जाता है? तो आप जॉन स्नो को राइट आंसर कह सकते हो और इनको ही फर्स्ट एपिडर्मोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? बेसिक मेजरमेंट टूल ऑफ एपिडर्मोलॉजी एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा हुआ है कि 3 तो सही राइट आंसर है आपके बेसिक मेजरमेंट टूल्स ऑफ एपिडर्मोलॉजी के किसी एक को छोड़कर, वह कौन सा नहीं रहने वाला है? तो क्या प्रेवलेंस है आपका ये राइट आंसर रहने वाला है कि क्या वो मेजरमेंट नहीं होता है क्या, रेशियो नहीं होता है क्या, इंसिडेंस नहीं होता है क्या, या फैमिली प्लानिंग नहीं होता है क्या? तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का एक एक ऑप्शन का बता देता हूँ कि जो प्रेवलेंस होता है वो क्या होता है। प्रेवलेंस का मतलब होता है साथियों, प्रेवलेंस का मतलब होता है कि जो इसमें आपको प्रेवलेंस में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, न्यू केस है ना, न्यू केस प्लस ओल्ड केस, उसको हम क्या बोला जाता है? प्रेवलेंस बोला जाता है। तो ये तो इसमें राइट आंसर रहने वाला है। रेशियो का बात करूँ कि रेशियो नंबर में अकॉर्डिंग टू रहने वाला रहता है। आपने रेशियो सुन के रखा होगा कितना रेशियो रहता है आपको, 1:2, 1:2, 3 ऐसा रेशियो रहता है। तो ये भी आपका एपिडर्मोलॉजी की मेजरमेंट के टूल में आता है। इंसिडेंस का बात करूँ कि इंसिडेंस क्या होता है कि न्यू केस कितने होते हैं पर एट द टाइम ऑफ पर्टिकुलर टाइम में न्यू केस कितने आ रहे हो, एक जो भी टाइम दिए रखा होगा उसमें न्यू केस कितने होते हैं उसको इंसिडेंस बोला जाता है। इसमें ओल्ड केस हम काउंट नहीं करते। अच्छा सर साथियों इसमें ध्यान रखिएगा कि हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ओल्ड केस क्या करते हैं, ओल्ड केस यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते हैं? तो ओल्ड केस यहाँ पे हम काउंट नहीं करते हैं साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन कम्युनिटी से रिगार्डिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कभी कभी प्रेवलेंस, रेशियो, इंसिडेंस पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा फैमिली प्लानिंग कोई मेजरमेंट टूल ऑफ एपिडर्मोलॉजिस्ट नहीं रहता है। ठीक है साथियों, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। विच वन इज द फॉलोइंग बेस्ट इंडिकेट टू रिप्रेजेंट अवेलेबल हेल्थ सर्विस ऑफ एनी कंट्री। यहाँ पे पूछा गया हुआ है आपसे कि किसी भी हेल्थ सर्विस कंट्री का बेस्ट इंडिकेटर मानने के लिए और जानने के लिए जो बेस्ट टूल रहता है वो क्या रहता है? क्या उसका IMMR रहता है क्या, MMR रहता है क्या, या PQLI रहता है क्या, या फिर अंडर 5 ईयर मोर्टेलिटी रेट रहता है क्या? तो जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, बात करूँ मैं बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द रिप्रेजेंट किसी भी हेल्थ कंट्री का, आपका यदि आपको पता लगाना है कि इसका सर्विस कैसा है तो हम उसको किसके द्वारा देख सकते हैं? तो MMR के द्वारा देख सकते हैं क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के द्वारा देख सकते हैं क्या, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के द्वारा देख सकते हैं? तो जो राइट आंसर देखने वाला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने वाला है। हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ही पता लगा सकते हैं कि किस देश का हेल्थ फैसिलिटी अच्छा है और किस देश का हेल्थ फैसिलिटी अच्छा नहीं है। MMR का क्या मतलब होता है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की मतलब 1 ईयर में कितने चाइल्ड का यहाँ पे डेथ हो रहा है लिविंग बर्थ में और कितने चाइल्ड का नहीं हो रहा है। तो मिड ईयर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय द 1 ईयर पॉपुलेशन बाय डिवाइडेड बाय इनटू बाय द तो यह इससे यहाँ कैलकुलेशन हो जाता है। ऐसे एक फार्मूला यहाँ पे पुटअप होता है और उससे आप पता लगा सकते हैं कि किस कंट्री का कितना यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे रहने वाला है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर बीच इज डर्मिस लेयर ऑफ द स्किन इज। यहाँ पे पूछा गया हो कि इसे स्ट्रक्चर कौन सा रहने वाला है आपका डर्मिस लेयर का। तो जो राइट है स्ट्रक्चर बीच इज डर्मिस लेयर ऑफ स्किन इज, क्या पेपिलर रहने वाला है क्या, सबक्यूटेनियस फेट रहने वाला है क्या, स्वेट ग्लैंड रहने वाला है क्या, मेलानिन रहने वाला है? तो इसका जो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? तो साथियों इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? स्वेट ग्लैंड इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। माल प्रैक्टिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ। तो जो माल प्रैक्टिस होता है वो किसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है? वो क्या अनइंटेंशनल टोट का एग्जाम्पल है आपको, असोल्ट का एग्जाम्पल है क्या, बैटरी का एग्जाम्पल है क्या, या इंटेंशनल टोट का एग्जाम्पल है क्या?
तो बताइएगा इसमें आपको जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, जो राइट आंसर आपके लिए इसमें क्या रहने वाला है, तो आप इसमें राइट आंसर देखने को मिलेगा माल प्रैक्टिस होता है, वो हमारा एग्जाम्पल होता है। अनइंटेंशनल टोट का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा, तो इसका अनइंटेंशनल टोट आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा। असोल्ट का क्या मतलब होता है कि किसी को हम असोल्ट कर देते हैं, गाली दे देते हैं, वो डेटा। बेटी का क्या मतलब होता है कि किसी की परमिशन के बिना हम उनको टच कर देते हैं। इंटेंशनल टोट का मतलब होता है कि जानबूझकर उनको हानि करना रहता है। ठीक है, माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जाने अनजाने में गलती हुआ उसको हम माल प्रैक्टिस बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, डिस्टोसिया किसे बोला जाता है। तो डिस्टोसिया किसे बोला जाता है, क्या अबॉर्शन को डिस्टोसिया बोलेंगे, क्या नॉर्मल लेवल को डिस्टोसिया बोलेंगे, क्या अब नॉर्मल लेवल को हम डिस्टोसिया बोलेंगे क्या, या सिजेरियन को हम क्या बोलेंगे, डिस्टोसिया बोलेंगे क्या। तो जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है आपका, तो अब नॉर्मल लेवल को ही हम डिस्टोसिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्टोसिया बोला जाता है। ठीक है, क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका, तो अब नॉर्मल लेबर को हम क्या बोलते हैं, डिस्टोसिया बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से रीड आउट करिएगा कि अब नॉर्मल लेबर को हम डिस्टोसिया बोले जाते हैं। तो इटोसिया किसे बोला जाता है, तो नॉर्मल लेवल को बोले जाते हैं। डिस्टोसिया है, इटोसिया जो होता है यहाँ पे इटोसिया जो रहता है उसको किसको बोला जाता है, नॉर्मल लेवल को बोला जाता है। और अबॉर्शन किसे बोला जाता है, अबॉर्शन उसे बोला जाता है कि बिफोर द वाइबल चाइल्ड, आपका चाइल्ड होता है कि जो सर्वाइवल कंडीशन में नहीं होता है, उससे पहले ही उसका क्या हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो उसको अब हम अबॉर्शन बोला जाता है। अबॉर्शन के भी आपको बहुत टाइप्स देखने को मिलते हैं। थ्रेटेन अबॉर्शन होता है, रिकरेंट अबॉर्शन होता है, मिस अबॉर्शन होता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है, इनविटेबल अबॉर्शन होता है और कंप्लीट अबॉर्शन होता है। तो ये अबॉर्शन के रिगार्डिंग भी आपसे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रीड आउट करके जाइएगा रिगार्डिंग टू अबॉर्शन। थ्रेटेन अबॉर्शन क्या होता है कि एक ऐसा ही अबॉर्शन होता है जिसमें कि डिलीवरी कंडक्ट करवाना पॉसिबल होता है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रख रहिएगा कि थ्रेटेन अबॉर्शन में क्या होता है कि डिलीवरी हम कंडक्ट करवा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लेडीज़ कंडीशन की उसका कंडीशन कैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, और अबॉर्शन का जो होता है वो क्या रहता है कि हम लीगली यदि किसी को अबॉर्शन करवाना हो तो 20 वीक तक हम लीगली क्या करवा सकते हैं, अबॉर्शन करवा सकते हैं। अबॉर्शन लीगली 20 वीक तक एमटीपी आपने सुन के लोगों 1971 में आया था। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। द थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर कंप्राइज ऑफ, जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसे क्या बोला जाता है, तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटल सेपरेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्लेसेंटल सेपरेशन बोला जाता है, जिसमें कि आपका प्लेसेंटा सेपरेट हो जाता है। आइडेंटिफाई एट रिस्क इन्फेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ पे पूछा गया हो कि आइडेंटिफाई एट रिस्क इन्फेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इन्फेंट विद द डायरिया होता है, क्या वो आपका हाई रिस्क में आता है, क्या माल नरिश्ड बेबी है तो रिस्क में आएगा, क्या लो बर्थ वेट बेबी है तो रिस्क में आएगा, क्या या डाउन सिंड्रोम है तो भी रिस्क में आएगा। वैसे तो सारी कंडीशन आपको यहाँ पे रिस्क ही लगता है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्रायोरिटी के हिसाब से जाएँ तो आपको जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा, लो बर्थ वेट बेबी आपको ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, रिस्क ऑफ इन्फेंट में आपको देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि बेबी का बर्थ लो वेट होता है, वो उसके कंडीशन इतना नहीं होता है कि वो आपको सर्वाइव करने में हेल्प करता है। तो इसको हम लो बर्थ बेबी की कंडीशन में हम रखते हैं, इसको केएमसी प्रोवाइड करवाते हैं, कंगारू मदर केयर बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, और स्पेशल अटेंशन और स्पेशल केयर देना होता है बेबी को, क्योंकि उसका बर्थ लो वेट बेबी बर्थ होता है, मतलब सही तरीके से बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रखा होता है, तो इसीलिए उसको हाई रिस्क की कंडीशन में यहाँ पे पुटअप किया जाता है। इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन बनते हैं कि लो बर्थ वेट बेबी क्या किसे बोला जाता है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे बोला जाता है, एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी किसे बोला जाता है, और जो नॉर्मल बेबी होता है वो किसे बोला जाता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सेशन था जो हमने आपके लिए एमसीक्यू पुटअप किए थे, वो यहाँ पे एंड होता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन पुटअप किए थे वो पूरे ही डिफरेंट क्वेश्चन थे, हमारे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन थे, हमने कहीं से कुछ भी क्वेश्चन को कहीं से भी लाया नहीं था, हमने खुद आपके लिए प्रिपेयर किए थे स्पेशली, जो कि आपको मध्य प्रदेश व्यापम से रिगार्डिंग आने वाले एग्ज़ाम में सीधे ही डायरेक्ट स्ट्राइक करने वाले हैं। तो अभी तक किसी भी फ्रेंड्स साथियों ने यदि हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज आपको सारी ही नर्सिंग की सारी ही सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है।
क्लासेस कंडक्ट करवाना हुआ है, एमसीक्यू पर सेशन स्टार्ट करवाना हुआ है, प्रैक्टिस करवाना हुआ वो आपको दिख जाता है। वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो क्लास था आज का वो क्या क्लास रहने वाला था। आने वाले नेक्स्ट टाइम में हम आपके लिए क्लास कंडक्ट करवाने वाले हैं 9th नंबर का, ऐसे ही एमसीक्यू आपके लिए प्रिपरेशन करेंगे। और आप लोग भी हमको सजेस्ट कर सकते हो कि किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हम और किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके साथ ज़्यादा डील करें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में फ़ायदा हो पाए। तो साथियों मिलते हैं एक न्यू क्लास के साथ। जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आपको इस चैनल पे काफ़ी कुछ देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में, जब तक बने रहिए मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। और साथियों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एमपी मध्य प्रदेश की तरफ से एनएचएम की तरफ से वैकेंसी निकल के आया हुआ है। यदि उसको भी किसी का डिटेल चाहिए तो कल ही मैंने अपना पोस्ट किया है, वहाँ पे अपना वीडियो भी अपलोड किया है। तो जाइएगा और वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसमें मध्य प्रदेश के शासन की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ किया हुआ है। अराउंड मतलब 2200 से 2300 पोस्ट पुटअप किया। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। संविदा बेस पर वैकेंसी रहने वाला है। 20,000 आपका रुपये का सैलरी है। वो ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप नीचे वीडियो है आपका, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू क्लास के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत। अच्छे से स्टडी करिएगा। ओके।